नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान बाबा, सुमित सर, मयंक जी, पुण्येंदु जी और विचित सर, आप सभी का स्वागत है। मैं मयंक जी से विचित जी पे गया तो विचित जी को लगा कि नाम ही नहीं लेगा, लग रहा है। तो आज आज की चर्चा हमने कल जो की थी उत्तर प्रदेश की चर्चा, उसमें एक चीज़ रह गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और इतना फैक्टर्स हैं वहाँ पे, चुनाव हार जीत का जो समीकरण इस बार रहा है, उसमें हर दिन एक एक मुद्दे पे बात हो सकती है। तो आज हम सब बात करने वाले कि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक तो परफॉर्मेंस सबको चौंकाने वाला रहा, और उसमें भी एक महत्वपूर्ण है राहुल गांधी, जो जीत तो गए हैं रायबरेली और वायनाड दोनों। सवाल है कि कौन सी सीट छोड़ेंगे, कौन सी सीट रखेंगे। बाबा, पहले शुरुआत आपसे, क्योंकि आप भी जानते हैं इसके बारे में। मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस बारे में। ये राहुल गांधी का जो है वो निर्णय होगा, लेकिन मैं जो कुछ लोगों से मिला तो उनकी बात मैं कह सकता हूँ। जैसे किशोरी लाल जी से मैंने ये सवाल पूछा था कि आप क्या चाहेंगे, आप तो अमेठी से सांसद बन गए, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जो है रायबरेली सीट रिटेन करें और वायनाड से छोड़ें और वायनाड से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। तो मैंने बोला कि क्या प्रियंका गांधी लड़ना चाहिए, उन्होंने बोला वो गांधी परिवार तय करेगा कौन लड़ेगा वहाँ से चुनाव, लेकिन रायबरेली सीट रिटेन करनी चाहिए। यूपी की सीट हमें राहुल गांधी परिवार को नहीं छोड़नी चाहिए। ये आर्गूमेंट जो है किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी से सांसद बने उनका है। अब इसके आप प्रॉस एंड कॉन्स आप देख सकते हैं। एक तो प्रियंका गांधी ने उतना यूपी में प्रचार किया तो लोग कहेंगे भाई यूपी ज़्यादा आसान है, यूपी में रहना चाहिए। मैंने ये भी सवाल किया कि फिर केरल के लोग कहेंगे कि जब आपको अमेठी ने हरा दिया था तो हमने आपको जिता के भेजा, तो आप हमें क्यों छोड़ रहे हो। राहुल गांधी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया, राहुल ने कहा कि हम दोनों रिटेन करना चाहता हूँ। हालांकि इसका मतलब है कि कर नहीं सकते, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उन्होंने कोई मन नहीं बनाया है। तो अभी 6 महीने तक तो रख सकते हैं ना, 6 महीने तक रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी गांधी परिवार में इस बात को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि क्या प्रियंका चुनाव लड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस लोकसभा चुनाव के पहले जब ये हुआ था कि एक अमेठी से लड़ जाएं, एक रायबरेली से लड़ जाएं, तो वह नहीं, तो सबको नहीं लड़ना चाहिए, प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार करना चाहिए। अब वो भी समय ख़त्म हो गया, अब प्रचार कर लिया। अब बात उन तक आएगी तो क्या वो तैयार होंगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने पर। दो गांधी रहेंगे तो फिर कितना अटैक बीजेपी करेगी परिवारवाद को लेकर के, ये भी देखना होगा, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में है। यदि प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव लड़ती है लोकसभा से तो एक और मुद्दा, रोज़ का मुद्दा बनेगा। लेकिन आप प्रियंका गांधी को कब तक रोकेंगे, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के आप यदि सपोर्टर्स कार्यकर्ता को पूछें तो सब चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, चुनाव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एक मौका था उनको राज्यसभा में लाने का, वो अब ख़त्म हो गया, राज्यसभा में तो नहीं आ सकती। लेकिन ये मौका है, क्योंकि गांधी परिवार तो ऐसा तो नहीं होगा कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ दें और कोई केरल का व्यक्ति वहाँ से लड़े चुनाव। ये शायद ना हो, क्या पता हो भी सकता है, क्योंकि इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, अच्छा ये भी, अच्छा कुछ लोग जैसे किशोरी लाल जी ने कहा कि वो रायबरेली रखें, तो बहुत लोग कहते हैं नहीं वो वायनाड रखें, रायबरेली तो प्रियंका गांधी पहले से भी देखते रही हैं, लोगों को जानती हैं। आप तो वहाँ से 2 टर्म हो गए आपके, तो आप वहाँ आप जाते रहे हैं, आपको लोग जानते हैं, तो आपको वही रिटेन करें। तो दोनों तरह के विचार हैं, इन फैसला जो है राहुल गांधी को करना है। सुमित सर, प्रियंका का क्योंकि एक रहा है कार्यक्षेत्र, एक तरीके से रायबरेली अमेठी रहा है, खासकर रायबरेली, और रायबरेली का कनेक्ट भी एक उनके माताजी के समय से, पिताजी के समय से रहा है अमेठी और रायबरेली से। तो एक तो चुनाव प्रबंधन में उन्होंने संभाला, 3.5 लाख वोटों से जीत भी दिलाई। अब वापस से वही कहानी आ जाती है कि कौन, क्योंकि प्रियंका कई बार मना कर चुकी है, वो पॉलिटिक्स में अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, हालांकि वो देखती हैं सब कामकाज। अगर इन केस चुनना पड़े तो राहुल को क्या चुनना चाहिए जिसका संदेश ऑल ओवर इंडिया में पार्टी के लिए और उनके लिए सही संदेश होगा। देखिए, हम उनको सलाह देने वाले कोई नहीं होते, वो अपने हिसाब से तय करेंगे। हमसे अधिक समझदार हैं, 4 बार के 5 बार के सांसद हैं, हमारी सलाह उनके लिए कोई मायने भी नहीं रखती है। पर हाँ, हम अपनी इच्छा जता सकते हैं। तो आपके इस कार्यक्रम के जरिए हम सब अपनी अपनी इच्छाएं बता रहे हैं, क्योंकि जो जानकारियाँ भी होगी ना, वो जानकारी इतनी सीक्रेट होती है उस फैमिली के बीच में कि किसी कोई तीसरा आदमी क्लेम कर ले कि मुझे पता है उस फैमिली के बाहर, तो ये नाइंसाफ़ी है उस फैमिली के लिए। वो किसी को पता नहीं चलता, नामुमकिन है राइट वर्ड। तो इच्छा, अब लॉजिक के साथ बात करते हैं। आदमी क्यों चुनाव लड़ता है?
अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के लिए। और ऐसा कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि ये सोच के आता है राजनीति में कि मैं एक बार चुनाव लड़ूंगा उसके बाद संन्यास ले लूँगा। जो एक बार लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, और जब जीत जाता है तो उसको रिटेन करने के लिए लड़ता है कि भाई राजनीति में मेरा वर्चस्व, मेरा काया, मेरा दबदबा बना रहे। राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, वायनाड और रायबरेली, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, ये तो फैक्ट भी है कि यूपी की वजह से गांधी परिवार बना है ना। तो सब लोग यूपी से आए, यूपी का परिवार है। फूलपुर, इलाहाबाद, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये ऐसा इलाका है पूर्वी उत्तर प्रदेश का जहाँ से गांधी परिवार ने 50 से लेकर आज तक की और पॉलिटिक्स की है। तो ऐसे में इस वक्त पे जब गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सपोज वो रायबरेली छोड़ देते हैं, तो क्या ये वायबल होगा? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा मानना है, अपनी जो भी छोटी बहुत राजनीतिक समझ है थोड़ी बहुत भी, कि उनको यूपी तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत मुश्किल से यूपी में कांग्रेस पार्टी की ज़मीन जो ख़त्म हो गई है, यूपी के जो कांग्रेस का काडर ख़त्म हो गया है। आप आज भी कांग्रेस की रैलियों में जाइए यूपी में कवर करने के लिए, तो वही गिने चुने 25-30 चेहरे दिखाई देते हैं। कोई नया चेहरा, कोई बड़ा चेहरा, कोई इंपॉर्टेंट चेहरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्फ्लुएंसर हो सोसाइटी के अंदर, नॉट द सोशल मीडिया का, सोसाइटी के अंदर कोई बड़ा दबदबा रखने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता है। वो यहाँ वहाँ और पार्टियों के साथ दिख जाता है, अखिलेश के साथ दिख जाता है, बीजेपी के साथ दिख जाता है। कांग्रेस के साथ बहुत कम ऐसा हो रहा है। बहुत इक्का दुक्का चेहरे आए हैं जो यूपी में जो कांग्रेस की ग्रोथ को नहीं बढ़ा सके। तो अब जब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी 1 से बढ़कर 6 सांसद जीत गई है इस बार, तो यूपी में एक रिवाइवल का मौका उसको दिख रहा है। तो इस परिस्थिति में ये सोचकर कि भाई ये ज़मीन तो प्रियंका गांधी की है, प्रियंका गांधी इसको तैयार करेंगी, तो प्रियंका गांधी के लिए मैं छोड़ दूँ और मैं वो लड़े यहाँ से, हमको नहीं भूलना चाहिए यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। कांग्रेस की अभी भी 52 से बढ़कर 99 सांसद ही हुए हैं। अभी भी कांग्रेस बहुमत से 150 पौने 200 सांसद दूर है। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि इस केस को लेके कि प्रियंका गांधी को, अगर जैसा कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आने को तैयार है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे कैंपेन को जितने मैच्योरली हैंडल किया है उतना किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं किया इस 3 महीने के दौरान। तो ये कहना कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी या नहीं आएंगी, परिवार का अंदरूनी मामला है, ये सब अब बहाने हैं। अब वो वक्त का इंतजार हो रहा है। तो प्रियंका गांधी जो यूपी को संभाल सकती हैं, यूपी जैसी टेढ़ी सीट को संभाल सकती हैं, अमेठी रायबरेली को संभाल सकती हैं, जो ऑलमोस्ट ज़मीन नाक के नीचे से निकल ही गई थी, अमेठी तो हार ही गए थे, उसको अगर प्रियंका, क्योंकि ये प्रियंका की जीत है, ये राहुल से अधिक प्रियंका की जीत है। उन्होंने जो 15 दिन वहाँ कैंपेन किया और आखिर के 3-4 दिन तो उसी इलाके में घूमती रही, नहीं इसीलिए स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता को वहाँ पे हरा भी पाई कांग्रेस पार्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो काम करना था कर दिया। राहुल गांधी को रायबरेली रिटेन करना चाहिए। और जहाँ तक रही केरल की बात कि भाई आपने केरल ने मुसीबत के वक्त हमारा साथ दिया, बिल्कुल साथ दिया। केरल ने जो मुसीबत के वक्त दिया बीते 5 सालों में, तो राहुल गांधी भी उनके साथ खड़े रहे। हाथियों वाला मामला आया हो तब राहुल गांधी वहाँ गए, जब किसी के महूद की हत्या हो गई थी, है ना, हाथी की वजह से कर्नाटक से पैसा दिलवाया। तो मतलब उन तमाम इशूज़ पर राहुल गांधी केरल को छोड़ा नहीं उन्होंने। अगर उस वायनाड सीट पर अगर मान भी लिया जाए कि गांधी परिवार की वो सीट हो गई है, तो प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ सकती हैं। और राहुल के बदले अगर प्रियंका लड़ेंगी उस सीट से, तो वो सीट ये नहीं मानी जाएगी कि गांधी परिवार ने उसको छोड़ दिया है। जैसे किशोरीलाल के केस में ये कहा गया कि मतलब कि अपने किसी कर्मचारी को वहाँ से खड़ा कर दिया, अपने किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया, खुद डर गई है, खुद लड़ना नहीं चाहते हैं। इस केस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस केस में तो आपकी बहन लड़ेगी जाके। तो मुझे ऐसा लगता है कि और सबसे बड़ी बात, यूपी की सीट को अगर रिटेन करना है अश्विनी, तो बीजेपी को हराना पड़ेगा। जब भी जो बाई इलेक्शन होगा तो वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, और बीजेपी उसी खुंदक के साथ चुनाव में उतरेगी जिस खुंदक, और क्या पता कि इस बार नहीं इस बार स्मृति ईरानी उतर जाए। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई है, स्मृति ईरानी खड़ा करते रायबरेली से कि लड़िए जाके आमने सामने की लड़ाई, है ना, प्रियंका गांधी से लड़िए। वो तो इस मामले में बीजेपी का 4 कदम आगे चलती है। वो फ्रंटल लड़ाई करने में विश्वास करते हैं, वो भिड़ने में विश्वास करते हैं, वो डरते नहीं हैं। वो बड़ी बड़ी चुनौतियां लेने में काम छोटे छोटे व्यक्ति को दे देते हैं, और फिर पूरी पार्टी उसको सपोर्ट करती है, पूरा सिस्टम उसका सपोर्ट करता है। तो ऐसे में प्रैक्टिकली फैसला ये मेरे हिसाब से ठीक रहेगा कि रायबरेली को वो रिटेन करें। उनके लिए और पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी अगर यूपी में खड़ा होना चाहती है तो वहाँ बनी रहेगी।
और केरल में कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, वहाँ पर बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी को केरल में अपने पैर जमाने में अभी कम से कम 10 साल और लगेंगे। अब पहली बार उनकी शुरुआत हुई है, पहली बार एक सांसद जीता है इस बार, सुरेश गोपी, तो वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो उस जगह पे कोई खतरा नहीं है, तो खतरे भी आप अवॉइड कर देंगे, अपने काडर को भी बना के रखेंगे, अपनी बहन को अपनी जगह पर लड़ा के वायनाड से, और यूपी भी आपके पास रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़े और प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ें और रायबरेली को रिटेन करें। ये मेरा मानना है, कोई जानकारी के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। हम हाँ, ये बोलिएगा कि यूपी में जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, जो 9 में 21 था, उसका कम होते गए और वापस अब 7 हुए, वो क्या दिखाता है? क्या वो प्रदर्शन ये दिखाता है कि आगे चल के आपकी राह अच्छी है? दूसरा, स्मृति की हार आपको क्या लगता है? चूँकि ग्राउंड पे गए नहीं हैं, इसीलिए अमेठी में शर्मा जी कैसे जीते और स्मृति जी कैसे हार गई, इस पर हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते, कोई इंसाइट नहीं है मेरे पास। लेकिन मोस्टली इनके हर बात से हम सहमत हैं कि राहुल गांधी, अगर हमको सलाह देना होता तो राहुल गांधी को बोलते कि रायबरेली रिटेन कीजिए। लास्ट में पहले हम बोलते थे कि नहीं, उनको वायनाड रिटेन करना चाहिए। अब देखिए, इस बार का जो वर्डिक्ट आया है, इंडिया गठबंधन को 2 ही स्टेट से बड़ा होप मिला है। एक जगह 4 महीने में विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र में हो रहा है, और एक जगह 2.5 साल के बाद होना है, 2027 में होगा यूपी में, अर्ली 2027 में। और इस दोनों स्टेट से इंडिकेशन इस बार के चुनाव में मिला है कि बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखिए ना, बीजेपी के लिए 2 शोकेस एरिया जो है यूपी का, एक है बनारस और एक अयोध्या। और आज ही किसी अखबार में पढ़ रहे थे कि बनारस रीजन में बीजेपी 11 में से सिर्फ 2 ही जीत पाई, 9 हार गई। वो मिर्ज़ापुर और वाराणसी को छोड़ के बाकी सब। हाँ, और अयोध्या में भी वो 7 में से 5 हार गए। हाँ, तो ये सब इंडिकेशन है कि जहाँ आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, जिस 2 जगह पे आपने, और आपके जीत का बड़ा 2 सिंबल है, अगर वहाँ से लग गया है तो इंडिया गठबंधन को लग रहा होगा कि हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूपी में और महाराष्ट्र में भी। तो उस लॉजिक के हिसाब से ये मोस्ट लाइकली रायबरेली ही रिटेन करेंगे। और वो कहा जाता ना कि गो फॉर द किल। अब जहाँ अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी ओपनिंग दिखी है, वहाँ एकदम से पूरा फोर्स लगा दें। और इन लोगों के पास अभी भी ऑल सेड एंड डन बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, तो अपना रिसोर्स कहाँ लगाएं? केरल की बात है, केरल में शायद 2026 में चुनाव होना है, एक साल पहले चुनाव होगा। और वहाँ देखिएगा कि केरल में डबल इनकम्बेंसी है लेफ्ट का। वहाँ जब केरल में हमेशा 5 साल के बाद बदलता था, बहुत सालों के बाद इस बार चेंज हुआ कि लेफ्ट फ्रंट रिटेन कर गई, इसलिए डबल इनकम्बेंसी। और इस बार की लोकसभा में आप देखेंगे लेफ्ट फ्रंट का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, वोट शेयर 30% से भी कम हो गया। तो लेफ्ट का रिवाइवल का चांस केरल में बहुत कम है, इसीलिए वो उसको रिटेन करना बाई इलेक्शन में भी बहुत आसान होगा। और उसमें वायनाड का हम लोगों ने हिस्ट्री देखी है, 17 अभी तक के 17 चुनाव में 10 या 11 बार मुस्लिम लीग वहाँ से चुनाव जीती है। वो वहीं उसी का सीट था जिसको, और 2 बार से राहुल जीते हैं। तो लॉजिकली यही लगता है कि रायबरेली रिटेन करेंगे और ज़्यादा फोकस यूपी में करेंगे। उस हिसाब से हम, बड़ा स्टेट है और आपके रीच से बिल्कुल बाहर हो गया था। हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी का खराब प्रदर्शन होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वहाँ हुआ है तो इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करने का कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। आपको क्या हार पे बता दीजिए, क्योंकि मयंक सर ने बोला नहीं, लेकिन आप तो जानते हो हार के कारण। नहीं, मैं भी नहीं गया था इन्हीं की तरह। जाना तो बहुत जाने के लिए सिर्फ ये लोग गए थे। लेकिन हार का जो खासकर अगर प्रियंका ही चुनाव लड़ रही थी, तो प्रियंका को वापस चुनाव लड़ना चाहिए वैसे तो। देखिए, जैसे सब लोग कहें उसी तरह से मैं भी हूँ कि क्या करना चाहिए। तो जब पहले बाबा बोले, फिर सुमित जी, फिर मयंक जी, तो मुझको एक लोक कथा याद आ रही थी कि एक गांव में चोरी हुई। तो सब लोग बता रहे थे, सब लोग गए वहाँ पर सहानुभूति जताने, जिसके घर में चोरी हुई थी, जो पीड़ित था। तो सब लोग बोल रहे थे कि चोरी हुई है, कैसे हुई होगी, ये हुई होगी, वो हुई होगी। और आखिर में हर कोई यही कहता था कि चोरी किसी चोर ने ही की है।
वैसे ही हम लोग भी यही कह सकते हैं कि ये तो उनका परिवार तय करेगा। बाकी इस डिस्क्लेमर के साथ आगे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि, या मैं ये मानता हूँ, सहमति असहमति का सवाल ही नहीं, कि राहुल गांधी को वायनाड में बने रहना चाहिए और राहुल गांधी को अमेठी छोड़नी, रायबरेली छोड़नी चाहिए। सुमित जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बीजेपी लड़ना जानती है, जो लड़ना नहीं जानेगा वो जीतना नहीं जानेगा। उत्तर प्रदेश अगर राहुल गांधी छोड़ेंगे तो इसका संदेश खराब ये जाएगा कि कांग्रेस छोड़कर चल देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका मजबूत गढ़ नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे तो लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि ये चाहते तो वायनाड से सुरक्षित रह सकते थे, ये मतलब कि वहाँ छोड़ करके, लेकिन उसको नहीं छोड़ा और यहाँ पर छोड़ा। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा काम करती रही हैं। ये भी है कि उन्होंने ही दोनों तीनों चारों सीटों पर काम किया था, तो इसलिए वो लड़ेंगी तो इससे थोड़ा सा और माहौल बनेगा। और हमें लगता है कि कांग्रेस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह उत्तर प्रदेश को सुलगा कर रखे, उसको जिंदा रखे। और इस बात ये बेचैनी अगले 2.5 साल 3 साल तक, क्योंकि ये तो नहीं है कि अब कांग्रेस को लगता है कि वहाँ बहुत बड़ी, कांग्रेस की वहाँ कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है, वो सिर्फ 6 सीट जीती है। वास्तविक जीत तो सपा की है और सपा के कंधे पर चढ़कर ही कांग्रेस थोड़ी ऊंची लग रही है वहाँ पर। तो इसलिए अपना जब तक आधार वो नहीं बनाएगी तब तक 6 का 16, 26, 36 होना मुश्किल होगा। एक चीज़ तो ये हुआ। दूसरा, केरल की बात जहाँ तक स्मृति ईरानी की बात है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी पर अमेठी के बाद रायबरेली में बीजेपी दांव नहीं लगाएगी, क्योंकि क्यों ऐसा लगता है कि अमेठी में जिस तरह से वो हारी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को 54,000 या 55,000 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार वो 1,67,000 से ज़्यादा वोटों से हारी हैं। तो इतना पिछली बार से कम वोट पाई हैं, स्वाभाविक है। तो इतनी बड़ी हार के बाद ये उम्मीद करना कि उनको बगल की सीट पर दे करके वो जीत जाएंगी, मुझे लगता है कि कहीं वो विनय कटियार जैसा डिजास्टर ना हो जाए बीजेपी के लिए। विनय कटियार 2006 में जब सोनिया गांधी उपचुनाव में वहाँ लड़ी थी तो बीजेपी ने खड़ा किया था, उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी। आज बीजेपी की वैसी स्थिति नहीं है, आज भी बीजेपी ताकतवर पार्टी है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 33 सीटें जीत कर आई है और कई सीटों पर तो उनकी अहम और कई जगहों पर कुछ नाराजगी कारण होंगी, लेकिन वो जीत कर आई है। एक बात और है कि आम तौर पे ये देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा नेता 2 जगह पे चुनाव लड़ता है, एक जगह छोड़ता है, तो उस सीट वो अमूमन हारता नहीं है। वो माने कि उसकी पार्टी नहीं हारती है। वाजपेयी 1991 में लखनऊ से भी लड़े थे और विदिशा से भी, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान इस बार जीते हैं। जीतने के बाद उन्होंने विदिशा छोड़ दिया और उसी समय शिवराज सिंह को पहली बार मौका मिला था चुनाव लड़ने का और पार्लियामेंट में आने का। 91 में वो किए। फिर 1996 में भी जब हवाला के कारण आडवाणी नहीं लड़े तो वाजपेयी लखनऊ से भी लड़े थे और गांधीनगर से भी, फिर बाद में उन्होंने उसको। वैसे ही मोदी ने 2014 में दोनों जगह से लड़ा, तो उन्होंने देखा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में संभावना ज़्यादा है, इसको बना के रखना है, वो तो हमारा ये है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो बहुत बड़ा अपवाद है जी। फूलपुर का उपचुनाव और गोरखपुर का उपचुनाव 2018 में शायद हुआ था। हाँ, तो एक योगी जी का सीट था और मौर्य जी का सीट था और दोनों बीजेपी उपचुनाव में हार गई थी। नहीं, मैं सर कह रहा हूँ कि जो बड़े नेता जो 2 जगह से छोड़े थे उनकी बात, उनकी बात में ये नियम हम बोल रहे हैं कि यूपी अपवाद है इस हाँ, ट्रेंड का। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को लड़ना चाहिए और ये डर से नहीं कि हम अमेठी रायबरेली हार जाएंगे, क्योंकि रायबरेली जब 2019 के प्रचंड लहर में नहीं हारे तो आज हार जाएंगे, इसकी कम गुंजाइश है। और आज जब माहौल कांग्रेस के लिए थोड़ा बना हुआ लग रहा है, उसमें भी अगर ये डर जाएंगे तो इतने डर के क्या राजनीति करेंगे।
इसी सवाल पे रखते हैं ना पहले। नहीं, आप जिस अगला अपने से सवाल भी बनाइए और उत्तर भी दीजिए। चलिए, आप लोगों ने अपना अपना निबंध पढ़ दिया है, अब मेरी बारी है। तो नहीं, हमारा एक्सटेम्पोर में मामला है, जो भी विषय होगा हम बोल देंगे। नहीं, बात यह है जो रायबरेली या वायनाड वाली, तो देखिए राहुल गांधी रायबरेली लड़े ही इसलिए थे कि उनको वो छोड़ना नहीं था। ये मुझे पूरा इस बात का यकीन है, वरना वो लड़ते ही नहीं। और जिस तरह से इमोशनल होकर सोनिया गांधी ने बोला कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, ये सब बोलने के बाद मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार अब ये कहेगा कि भाई राहुल गांधी वापस वायनाड चले जाएंगे। नहीं लगता मुझे उस लेवल पे वो बार बार रिपीट। देखिए वो परिवार जितना हम समझते हैं वो बार बार उस तरह के वो नहीं करेंगे वो लोग। साइकोलॉजी बता। हाँ, जिस तरह से वो सोनिया गांधी ने वो किया है ना, मुझे नहीं लगता कि अब वो राहुल रायबरेली छोड़ेंगे, जितना मेरी समझ है। मैं गलत हो जाऊँ अलग बात है। तो वो एक मुझे निर्णय के हिसाब से वो लगता है। और मुझे ये भी लगता हो सकता है केरल से प्रियंका भी न लड़े, कोई नया नाम आए, इसकी भी एक संभावना है। ये भी एक वो है, क्योंकि प्रियंका की बातचीत से भी जो मुझे लगता है कि वो शायद वो कैंपेन और संगठन उस पर ज़्यादा काम करना चाहती हैं। अभी वो इलेक्टोरल उसमें बहुत जाना नहीं चाहती हैं। उनके जो हाल फिलहाल के इंटरव्यूज़ मैंने सुने, वो हो सकता है अगले में लड़े। केरल को हो सकता है कोई कांग्रेस लोकल फेस दे, वो एक मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज़ कांग्रेस की स्ट्रेटजी से भी हो सकती है कि प्रियंका की जो अपील है वो हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप भाषा के स्तर पर देखेंगे तो प्रियंका गांधी की हिंदी बहुत बेहतर है। राहुल कई बार बोलते हुए वो शब्द ढूंढते हैं, प्रियंका को उसकी ज़रूरत नहीं होती। क्या कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है कि राहुल वायनाड रिटेन करें और प्रियंका रायबरेली से लड़े और जीते, या नॉर्थ पे फोकस ज़्यादा प्रियंका गांधी करें और साउथ पे? क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस ने साउथ में अपनी स्थिति बेहतर की है। कांग्रेस को जो सीटें आई हैं उसमें साउथ का बहुत बड़ा रोल है। सबसे ज़्यादा केरल से कांग्रेस को सीटें मिली हैं। उसके बाद वहाँ पर 9 सीटें, मतलब महाराष्ट्र को एक बीच का छोड़ दें एक पार्ट, तो केरल से उसकी अच्छी सीटें आई हैं, तमिलनाडु से अच्छी सीटें आई हैं और तेलंगाना से, कर्नाटक से तो एक बड़ी सीटें आई हैं। और फिर उसके बाद मतलब महाराष्ट्र तो खैर है ही है, राजस्थान महाराष्ट्र इसमें, और ये पंजाब भी है। तो राहुल गांधी अपना साउथ वाले, क्योंकि साउथ में अपील तो है राहुल गांधी की, साउथ के लोगों ने राहुल को एक्सेप्ट कर लिया किस तरह से भाई वहाँ पे वो सांसद रहे। उन्होंने अपना जो स्टार्ट किया यात्रा का कन्याकुमारी से किया, तो वो उन्होंने एक अपनी एक पैन इंडिया इमेज बनाई है। फिर देखिए दूसरा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट चुना, तो एक सॉफ्ट इमेज है राहुल की, जिस तरह की वो बहुत हार्ड लाइनर टाइप के नेता नहीं है। और जो भारत यात्रा से ना उन्होंने अपने इमेज का मेकओवर कर लिया है। वो एक जो पहले जो बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन किया कि शहजादे हैं, सिल्वर स्पून बॉय हैं, राहुल गांधी पप्पू का मतलब आईटी सेल जो भी विपक्ष के वो मतलब वो एक पप्पू की इमेज बना दिया राहुल गांधी। लेकिन भारत यात्रा से उनकी पर्सनालिटी में थोड़ा आपको चेंज दिखेगा। अब मैं देखता हूँ ज़्यादा सहज हैं और वो आम आदमी से वो बहुत आसानी से कनेक्ट करते हैं। जब भी वो रैलियों में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, अभी आपने देखा इस पूरे चुनाव में जो राहुल गांधी के वीडियोस आए, जैसे अखिलेश यादव, फूलपुर में रैली नहीं हुई, जो अखिलेश के साथ उन्होंने मंच पर वहाँ एक स्पॉन्टेनियस वीडियो बनाया। राहुल गांधी की जो सहजता है वो अब बहुत सहज दिखते हैं बातचीत में। कई बार होता था बोलते समय कुछ वो उनका कनेक्ट नहीं हो पाता था लोगों के साथ, अब वो कनेक्ट बढ़ा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि साउथ पे अगर वो फोकस करते और इधर प्रियंका नॉर्थ पे करती तो एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती थी। लेकिन ये तो मतलब मेरा पर्सनल थॉट हो सकता है। मुझे लगता है राहुल गांधी रायबरेली रिटेन करेंगे। केरल में वो प्रियंका शायद मुझे नहीं लगता लड़ेंगी, कोई नया ही नाम होगा, हो सकता है केरल का कोई लोकल हो, जो भी हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे अंदरूनी कोई इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ मैं अपनी समझ से एक जो मुझे लगता है कि ऐसा होने जा रहा है वो है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर एक सवाल आपने क्या अमेठी का पूछा, स्मृति ईरानी का जो सवाल पूछा था। देखिए मैं भी अमेठी तो गया नहीं, लेकिन यूपी का हूँ, इलाहाबाद का हूँ, अमेठी बहुत दूर नहीं है और रिलेटिव्स हैं बहुत सारे उस इलाके में और तमाम जानने वाले हैं स्थानीय पत्रकार। उनसे बातचीत पे लगा कि स्मृति ईरानी का जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो बातचीत करने का तरीका, वो एक बड़ा मुद्दा वहाँ बन गया, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था वो मुरली मनोहर जोशी का, कि मुरली मनोहर जोशी एक बड़े कद के नेता थे और ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं कराया था। इलाहाबाद में एक जो बहुत लंबे समय से मांग थी यमुना पर एक पुल की, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का जो पुल बना था उसके बाद कोई पुल बना ही नहीं था, वो मुरली मनोहर जोशी ने बनवाया उसको।
लेकिन उसके बाद भी वो हारे। उसकी सबसे बड़ी वजह बनी कि उनका कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार जो बड़ा रूखा था, वो बहुत एक होता है ना जैसे एक्सपेक्ट करता है आदमी कि आप बहुत थोड़ा सा विनम्र होकर बात करेंगे, थोड़ा सा वो प्रोफेसर आदमी थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो वो उतना सॉफ्ट थे नहीं बातचीत में, थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। अगर कुछ लोगों से गलतियां होती थी तो डांट भी देते थे। वो उस समय बड़ा मुद्दा रेवती रमन ने बनाया। आप देखिए इस पूरे चुनाव में यही चर्चा होती रही कि कितने विनम्र हैं किशोरी लाल, कितने विनम्र हैं, उनकी एरोगेंसी की चर्चा। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल किए गए उनको लेकर के, तो ये सारा फैक्टर ने कहीं ना कहीं वो किया। फिर बाकी तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि भी प्रशासन ने सहयोग नहीं किया तो क्या हुआ, और दूसरा आपने जो विपक्ष के विधायकों को तोड़ा, ये तोड़ फोड़ वाली पॉलिटिक्स ना अश्विन बहुत हिट नहीं हुई है। आप देखिए ना, ये जो गायत्री प्रजापति की पत्नी वो शामिल हुई, वहाँ से भी देखिए हार गई वो। फिर राकेश सिंह वो विधानसभा सीट भी हार गए। मतलब मैं अमेठी रायबरेली का मिला के बोल रहा हूँ। जो मनोज पांडे का ऊंचा हार, वहाँ से भी पीछे रहे बीजेपी। तो ये तोड़फोड़ बहुत काम किया नहीं है। जहाँ भी इन्होंने या जो इनके टर्न कोड थे ज़्यादातर सफल नहीं हुए। आप देखिए रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से आ गए, जिन लोगों को भी इन्होंने मिलाया टर्न कोड इनके बहुत हिट हुए नहीं। बल्कि जो सपा में आए इनसे छोड़ करके, बल्कि उन्होंने थोड़ा बेटर फिर भी परफॉर्म किया है। अब अनुप्रिया पटेल को भी जो बड़े अच्छे मार्जिन से नहीं जीती हैं, तो वो जो रमेश बिंद जिनको टिकट दिया था वो बड़ी तगड़ी फाइट दी है वहाँ पे उन्होंने। एक तो हारी गई अपनी रॉबर्ट्सगंज वाली सीट ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप मुंबई से कृपा शंकर सिंह को लाए, मतलब जनता ने उसको बहुत एक्सेप्ट किया नहीं। संगम लाल गुप्ता जो प्रतापगढ़ से आपने टिकट दिया, उनका मेन काम मुंबई में है। अब स्थानीय लोगों में मैसेज जाता है कि ये करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो टिकट उन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिया होगा, इनका लोकल कनेक्ट। बदतमीज भी है, ये भी गया था संगम लाल, ये भी गया था। तो ये सब बड़ी नाराजगी स्थानीय स्तर पर थी, जिसका इम्पैक्ट पड़ा, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम किया है। जी आप बताइए। तो मिला 5 लोग हैं सर यहाँ पे ही, जैसे मतलब 5 लोगों का 5 राय अलग अलग है। 2 लोगों की राय अलग थी, उनकी राय अलग है, पुण्येंदु जी की, और विचित सर की राय अलग है। बाबा कह रहे हैं कि आप विचित जी वायनाड, और ये नहीं ये कह रहे थे कि रायबरेली पे रिटेन करना चाहिए और वायनाड से कोई और लड़ेगा। विचित जी कह रहे थे कि रायनाड से रायबरेली से प्रियंका को लड़ना चाहिए, और आप दोनों कह रहे हैं कि रायबरेली इनको रहना चाहिए, वायनाड छोड़ देना चाहिए। बाबा आप भी कुछ कह ही दो। मैंने ये नहीं कहा कि रायबरेली उनको रिटेन करना चाहिए। मैंने ये कहा था कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने बोला था कि मैं अपना बेटा सौंप कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता उसमें उनका डिसीजन ऑलरेडी फाइनल हो गया था। क्योंकि आप देखिए जब वायनाड पे मतदान हो गया है, उसके बाद उनका नाम घोषित हुआ है। बात समझिए आप। तो वो सब पूरा रणनीति के साथ ही हुआ है। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे, वायनाड वो छोड़ेंगे। वायनाड पे मैंने ये कहा कि हो सकता है वहाँ प्रियंका गांधी ना लड़ें, लेकिन मैंने ये बात और कही कि अगर दक्षिण पे जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है, राहुल दक्षिण को संभालते, प्रियंका इधर उत्तर संभालती, क्योंकि राहुल ने क्रेडिट भी दिया प्रियंका को कि यूपी में जो परफॉर्मेंस कांग्रेस का इंक्रीज हुआ है, उसका एक बड़ा जो क्रेडिट है वो प्रियंका को जाता। प्रियंका बहुत लंबे समय से जा रही थी। जब प्रियंका से बार बार ये सवाल पूछे गए कि भाई विधानसभा में तो आपने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया, आपका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नहीं लगा, तो प्रियंका ने कहा वो बात सच है। और प्रियंका ने कहा कि हम ठीक है, हम कहीं ये हमें पहले से ही पता था कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन वो कह रही थी कि इस बार परिणाम आपको अलग दिखेगा, इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। तो कुल मिला के ये जनरली क्या है कि पोस्ट स्क्रिप्ट जो है वो जनरली दो लाइन का होता है, इन्होंने पूरा ऐसे ही लिख दिया पोस्ट स्क्रिप्ट में। तो बाबा आप एक बता दीजिए। देखिए बहुमत अभी तक जा रहा है 3-1 से। जितना मैं गांधी परिवार और कांग्रेस को जानता हूं, मैं सच में कह रहा हूं कि मैंने स्ट्रेटेजिक पोजीशन बताया, किसी को नहीं मालूम है। एक आदमी तो थोड़ा बहुत हिंट दे सकता है, वो तो है, था, वो अब दुनिया में है नहीं, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते। मैंने वो बताया जो किशोरी लाल जी ने कहा। किशोरी लाल जी ने कहा कि राहुल गांधी को रायबरेली रिटेन करना चाहिए। उसी वही बात हुई ना, बात वही हुई है जो किशोरी लाल जी ने हिंट की है। अब उसका आपने अलग अलग तोड़ के विश्लेषण किया है, तो वो अपना विश्लेषण सही है, ये बात भी सही है। पुण्येंदु की क्या प्रियंका जाएंगी? नहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि लोकसभा में यदि 2 भाई बहन रहेंगे तो वो एक अलग स्टोरी बनेगी कि भाई साहब ये 2 भाई बहन यहाँ हैं और माता जी जो है अपर हाउस में।
समझ गए मेरी बात। तो ये इस चीज़ को लेकर के जब टिकट अनाउंस हुआ, मैं आपको बता दूं, तो जब मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने पूछा कि इतना देर हुआ क्यों और इतना उहापों की स्थिति क्यों थी, तो कहा गया कि परिवार में बहुत देर तक इस बात को लेकर के डिस्कशन हुआ कि भाई साहब दोनों सीट लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। राहुल गांधी इसके बहुत खिलाफ थे कि नहीं, यदि लड़ना है तो यदि ये दोनों में से एक लड़ेगा, या तो मैं लड़ूंगा या प्रियंका गांधी लड़ेगी। ये कभी नहीं वहाँ पर हुआ गांधी परिवार में कि ये दोनों सीट ये दोनों लड़े। हाँ, उसके बाद लास्ट में ये फाइनल किया गया, और वो भी तब हुआ जब वायनाड का इलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, राहुल ही लड़ेंगे, और फिर सोनिया गांधी ने वो अपील की कि मैं बेटा सौंप रहा हूँ, और उसी समय ये तय हुआ कि किशोरी लाल जी लड़ेंगे। किशोरी लाल जी को उस दिन उन्होंने वो 2 तारीख को रात में उनको मालूम चला है, वो बोले कि मैं तो लड़वाने गया था। मैंने बोला आप तो बुरे पसे, फिर बोला लेकिन लोगों का रिस्पांस देखा तो वो एक अलग कहानी है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है ना कि अमेठी की जीत विनम्रता की जीत है। तो जो विनम्र जितने किशोरी लाल जी हैं, तो मुझे लगता है जीवन भर नहीं हारना चाहिए। वो तो गुड़ की डली है भाई साहब, उनसे आप बात करके देखिए, तो उतना विनम्र आदमी कहाँ मिलेगा पॉलिटिक्स में। अब क्या रह पाते हैं वो उतना ही विनम्र, ये देखने वाली बात होगी। कहते हैं ना, सत्ता का नशा चढ़ने पर आदमी बदल जाता है। खैर वो देखते हैं। तो आज की बहुमत, जनता का बहुमत का फैसला ये है कि 4-1, लगभग 4-1 की रायबरेली रिटेन करना चाहिए, वायनाड छोड़ देना चाहिए। उसमें अलग अलग राय है कि लड़ना चाहिए कि नहीं। नहीं नहीं, मेरी कोई राय नहीं, आप लोग की राय में मेरी सहमति है, पंचों की। नहीं नहीं, आप मुझे ये अच्छा नहीं हाँ ठीक है, वो बोल दीजिए। मैं आपको, आप दोनों डाटा वाले में हैं, मुझे ये भी कहा गया है कि रायबरेली का मार्जिन ज़्यादा अधिक था वायनाड से, थोड़ा सा ज़्यादा। नहीं उस बारे में ये कहा जा रहा है कि रायबरेली के जनता ने वायनाड के जनता के मुकाबले ज़्यादा वोट दिया राहुल जी। वाले थे ना, स्मृति क्यों हारी आप कह रहे थे, बताऊंगा। नहीं, वो क्यों हारी पे बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पे दिख रहा था, ज़मीन पे पब्लिक के बीच में दिख रहा था। जब आप अमेठी रायबरेली जाओ तो उस बेल्ट में ये चीज़ नज़र आ रही थी, लोग बाग बोलने लगे थे कि इस बार मुश्किल है, इस बार मुश्किल है। ये फीडबैक हो सकता है कि बीजेपी के पास भी रहा होगा, स्मृति ईरानी के पास भी रहा होगा। ऐसे में उसके बावजूद भी हार जाना, उसके बाद भी कोर्स करेक्शन नहीं करना, मुझे नहीं पता कि क्या वजह रही, क्यों हारी। सवाल है सुमित आपसे, प्रधानमंत्री अमेठी नहीं गए मेरे ख्याल से। नहीं, इस बार नहीं गए प्रधानमंत्री। इस बार बनारस पे भी आखिर के 2 दिन में नहीं गए, जिसका असर आसपास की 5-7 सीटों पे दिख रहा है। वो पूरा इम्पैक्ट ही वही है। वो मतलब कुछ भी ये अलग ही अध्ययन का और रिसर्च का और मेरे ख्याल से तो इन्वेस्टिगेशन का विषय भी है कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा था। बीजेपी, संघ परिवार जो राइट साइड है, इनके बीच यूपी में क्या चल रहा था। यूपी बंगाल में देखिए खुलकर सामने आ गया। दिलीप घोष ने बोल दिया नई पार्टी वर्सेस पुरानी पार्टी। महाराष्ट्र में आ गया, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया इतनी उसके बाद। तो ये 3 बड़े राज्य हैं जहाँ से 160 सीटें आ रही हैं, 170 सीटें आ रही हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के बयान आ रहे हैं, और वो उस पर सुशील सिंह पे जिम्मेदारी डाली जा रही है कि उन्होंने कहा उससे पवन सिंह को खड़ा कर दिया। वो एक अलग होनी चाहिए। नहीं, महाराष्ट्र, बिहार, इन सब पे अलग होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 3 राज्य हैं, बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी, ये इन तीनों राज्यों में बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के अंदर क्या चल रहा था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनकी सबसे बड़ी वजह ये थी 303 पार होने की कि इन बड़े राज्यों में पार्टी एक थी। 80 में से 64 सीटें, 48 में से 41 सीटें, 42 में से 18 सीटें। तो ये अचानक से क्या हुआ इन तीनों राज्यों में? तो ऐसा क्या वजह हुई कि जो पार्टी 14 के बाद से लेके और 21 तक, 22 तक, 8 सालों में बिल्कुल इंटैक्ट दिखी। सब लोग अपने अपने डिफरेंसेस भूल गए, सब मिलकर एक ध्येय के लिए काम कर रहे थे कि दिल्ली में सरकार बननी चाहिए, दिल्ली में मजबूत सरकार बननी चाहिए। वो अचानक से 21 बंगाल में चुनाव कब हुआ है? 21 से 22 में, 21 से लेकर 24 के बीच में ऐसा क्या हो गया? 22 में यूपी में हुआ, तो 22 से लेकर 24 के बीच में क्या हो गया ऐसा इस 1.5-2 साल में? जबकि इस साल मंदिर भी हुआ, आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, वो काम भी हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं पता है, जो हमको, जिसका मुझे इल्म नहीं है, आपको नहीं है, किसी को नहीं है, उस पर भी मेरे ख्याल से मंथन जब चलेगा, चीज़ें निकल कर आएंगी, तब देखेंगे। जैसा कल आप मयंक जी ने कल कहा था कि भाई साउथ फोकस करने के चक्कर में जो अपना गढ़ प्रदेश, मतलब जो घर है, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो उसी कारण से सबसे बड़ा लॉस पाया गया है। हाँ, कुछ खेला भी हुआ है। एक बहुत
बहुत लॉजिकल चीज़ है। 10 साल के इनकम्बेंसी के बाद बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप होते हैं, उसमें से एक आगे बढ़ जाता है और बहुत सारे पीछे हट जाते हैं। तो जो पीछे हट जाते हैं, साइडलाइन होते हैं, उनका ग्रज होता है। तो वो स्वाभाविक है इतने लंबे इनकम्बेंसी के बाद। जो पिछली बार इसीलिए नहीं था कि 5 ही साल का था इनकम्बेंसी, और उसमें और नए जोश के साथ उसको कंसोलिडेट करने के लिए शायद ये भी फीडबैक रहा होगा कि यूपी में तो कुछ करना ही नहीं है। हम लोग को भी यही लग रहा था कि यूपी में तो कुछ यूपी में तो कुछ होने भी वाला नहीं है, इसीलिए कॉम्प्लेसेंसी होगा। और वेस्टेड इंटरेस्ट में से बहुत सारे क्लेमेंट में से कुछ फेवर कर दिए गए, कुछ इग्नोर कर दिए गए, तो ये सब स्वाभाविक है। एक लास्ट वर्ड बोलूँगा। जो बात मयंक जी ने कही ना कि 10 साल का, अभी आप याद कीजिए मनमोहन सिंह के 10 साल के बाद एक आंदोलन कितना फेटिक हो गया। वो तो एक आंदोलन पैदा हो गया था जिससे कि वो डेसिमेट हो गए। नहीं तो वो यदि उस ढंग का नैरेटिव नहीं होता तो उनकी भी हालत ऐसी ही, मतलब किसी तरह सरवाइव कर सकते थे यदि अन्ना का आंदोलन नहीं होता। इसलिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन मेरा बस आखिर में ख़त्म करने से पहले, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सही बात है, लेकिन कई ऐसे स्टेट जहाँ नहीं काम किया, तो सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि मोदी अभी भी पॉपुलर है जितने पहले पॉपुलर थे, थोड़ा बहुत उनकी गिरावट हुई है। तो कल वर्तमान, मतलब मैं जैसे परसों भी मैंने कहा था अभी ये शो में कि वर्तमान जो सरकार रही ना अश्विनी, उन सरकारों के अगेंस्ट में ज़्यादातर जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी थी। उड़ीसा का सफा हो जाना, आंध्र प्रदेश में सफा हो जाना, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 1 साल पुरानी है लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। भाई 28 में से अगर बीजेपी के पास 25-26 सीटें थी तो आपको 25-26 लानी चाहिए थी ना जवाब देने के लिए, आप नहीं ला पाए। कितनी 7 या 8 सीटें आई हैं कांग्रेस की। तो मेरा कहना है कि इसी तरीके से यूपी में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखाई दिया। कुमार के भाई हार गए। हाँ, डीके शिव कुमार का भाई हार गए। यूपी में एंटी इनकम्बेंसी दिखी, महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी दिखी, बंगाल एकमात्र अपवाद दिखता है जहां पर ममता बनर्जी सरकार में रहते हुए भी इतने सालों के बावजूद भी अपनी संख्या बढ़ा ली थी। इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादातर जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी दिखी। ऐसा मेरा एक मोटा एक ट्रेंड कंटिन्यू कर गया, बहुत सालों से हो रहा है कि कर्नाटका का विधानसभा जो जीतता है नेक्स्ट ईयर उसकी सरकार केंद्र में नहीं बनती। इस बार भी हो गया वो विधानसभा की बात। हाँ, विधानसभा पलटता है ना। तो इस चुनाव में सर इतना बातें हैं, इतनी बारीकियां हैं कि जिस पर कई दिनों तक बात की जा सकती है। और एनडीटीवी इसलिए जाना जाता है इलेक्शंस के लिए, तो हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जो छोटी छोटी बारीकियां अलग अलग राज्यों की, उस पर आने देने वाले दिनों में हम बात करेंगे और बताएंगे क्या कारण थे एनडीए का, मतलब पूर्ण बहुमत तो आना लेकिन बीजेपी का पूर्ण बहुमत ना आना, और इंडिया के बढ़ोतरी में क्या कारण है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।